डियर स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट सेकंड एबीएसटी पेपर इनकम टैक्स इनकम फ्रॉम सैलरी की ये क्लास चल रही है। 22वीं क्लास है। मैंने बहुत सारे अलाउंसेस के बारे में पहले बता दिया। कुछ अलाउंसेस यहाँ डिस्कस करूँगा। ये है एक मनोरंजन भत्ता, एंटरटेनमेंट अलाउंस। देखिए, एंटरटेनमेंट अलाउंस किसी भी कर्मचारी को यदि मिलता है तो एक बार ग्रोस इनकम फ्रॉम सैलरी निकालते समय, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सभी की इनकम में एक बार ऐड करते हैं। किसी भी तरह की इसमें कोई छूट नहीं है। बाद में अभी जैसे मैंने बताया आपको, ग्रोस इनकम फ्रॉम सैलरी के बाद में हम सेक्शन 16 की रिबेट देते हैं। एक उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है और एक है एंटरटेनमेंट अलाउंस। जब अपन इनके डिडक्शंस की बात करेंगे तब उसमें आपको बताएंगे कि मनोरंजन भत्ते के संबंध में क्या छूट है और कब छूट मिलती है और कब नहीं मिलती है। उसकी जो कंडीशंस हैं वो बाद में इसको डिस्कस करेंगे। एक बार ग्रोस इनकम फ्रॉम सैलरी निकालते समय, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सभी केस में इनकम में इसको जोड़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। शुरू में एक बार जोड़ने के बाद ही रिबेट की बात करेंगे, उससे पहले कोई रिबेट की बात नहीं करेंगे। पूरी तरह से एक बार हमको टैक्सेबल करेंगे, इनकम फ्रॉम ग्रोस इनकम फ्रॉम सैलरी में इसको ऐड करेंगे। अब दूसरा पॉइंट है मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, शॉर्ट में इसको एचआरए कहते हैं। देखिए, हाउस रेंट अलाउंस, शायद ही आपको कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें हाउस रेंट अलाउंस या हाउस अकोमोडेशन का पॉइंट नहीं होगा। हर क्वेश्चन में आपको या तो है एचआरए हाउस रेंट अलाउंस के बारे में पूछा जाएगा या हाउस अकोमोडेशन के बारे में। हाउस अकोमोडेशन परक्यूजेट्स हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। हाउस रेंट अलाउंस अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, हाउस रेंट अलाउंस यदि किसी भी कर्मचारी को मिलता है, मकान किराए पर यदि कोई व्यक्ति रहता है किराए के मकान में, तो उस केस में इस तरह की छूट का प्रावधान है। इसमें से मैंने लिखा है, इसमें निम्नलिखित में से जो सबसे कम राशि होगी उसकी छूट दी जाएगी। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रीटेड एज एग्जेम्प्ट। देखिए, पहले जो भी एचआरए मिला उसको हम लिख लेंगे इनकम के रूप में इनर कॉलम में, और फिर लिखेंगे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। इन तीन बिंदुओं में जो भी कम राशि होगी वो एग्जेम्प्ट होगी, और एक्चुअल अमाउंट जो एचआरए का मिला उसमें से इसको लेस करने के बाद जो अमाउंट होगा वो टैक्सेबल होगा। जो तीन ये पॉइंट है वो है, फर्स्ट पॉइंट है एक्चुअल अमाउंट ऑफ एचआरए रिसीव्ड। तो एक्चुअल में जितना अमाउंट मिला है उससे ज़्यादा की छूट तो मिल ही नहीं सकती, इसलिए एक अमाउंट तो वही ले लेंगे। दूसरा, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, जितना किराया का भुगतान उसने किया है उसमें से वेतन का 10% घटा देंगे। तो ये बात मान के चलें कि ये छूट तभी मिलेगी जबकि वह किराए के मकान में रह रहा होगा और किराए का भुगतान कर रहा होगा, वो भी उसके वेतन के 10% से अधिक। जितना पेमेंट कर रहा है उसी की छूट मिलेगी, उससे ज़्यादा की छूट नहीं मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति अपने खुद के मकान में रहता है, यदि अपने पेरेंट्स के मकान में रहता है या किसी ऐसी जगह रहता है जहां उसको रेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको इस एचआरए की कोई छूट नहीं मिलेगी। इसलिए सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। देखिए, ये वीडियो हो सकता है कई बार हम जल्दी भी बोलते हैं, कई बार धीरे भी बोलते हैं, इसलिए पॉइंट्स को 2-3 बार पढ़ें। 5-7 मिनट से ज़्यादा का वीडियो होता नहीं है, आप 3 बार भी सुन लें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है 40% ऑफ सैलरी, यानी ये 3 पॉइंट हो गए। एक तो एक्चुअल एचआरए, दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और तीसरा पॉइंट है 40% ऑफ सैलरी, यानी 40% ऑफ वेतन का जो भी 40% है वो ले लेंगे। लेकिन यदि उस एम्प्लॉय की पोस्टिंग मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली, इन 4 सिटीज में यदि उसकी पोस्टिंग है तो वेतन का 40% की जगह 50% लेंगे, ये ध्यान रखने वाली बात है। और रेस्ट ऑफ इंडिया, इन 4 सिटीज के अलावा कहीं भी उसकी पोस्टिंग हो, हमेशा केवल 40% ही लेना है। केवल इन जो 4 सिटी, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और दिल्ली जो हैं, ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए यहाँ हम 40% की जगह 50% लेंगे। इन रेस्ट ऑफ द इंडिया चाहे कहीं भी पोस्टिंग हो, 40% ऑफ सैलरी ही लेंगे। अब सवाल ये था कि इस चैप्टर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि सैलरी की डेफिनेशन हर पॉइंट के लिए अलग अलग होती है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि आप थोड़ा सा ठीक ले। मैं भी एक नोट बना के आपको दूंगा कि जिसमें किस पॉइंट में सैलरी की डेफिनेशन क्या होगी वो आपको डिस्कस करेंगे। यहाँ जो एचआरए के लिए जो सैलरी का डेफिनेशन 10% या 40% या 50% निकालोगे, कौन सा वेतन का निकालोगे? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक पे, बीपी,
छोट में इसको बेसिक पे COS, कमीशन ऑन सेल्स। देखिए कमीशन ऑन सेल्स है, कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट नहीं है ये पॉइंट, कमीशन ऑन सेल्स है, ये बेसिक पे का ही पार्ट माना जाता है। तो COS शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हर जगह में COS ही लिखूंगा। इसका मतलब होता है COS का मतलब है कमीशन ऑन सेल्स। जितना कोई आदमी की सेल्स करता है उसके ऊपर यदि कमीशन मिलता है तो वो भी बेसिक पे का पार्ट ही है। ये DA, देखिए DA डियरनेस अलाउंस की बात कर रहे हैं, डेली अलाउंस नहीं है ये। बहुत जगह हम शॉर्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे, ये आपको समझना पड़ेगा कि शॉर्ट फॉर्म कहाँ यूज़ हो रही है, कहाँ नहीं हो रहा है। DA का मतलब है डियरनेस अलाउंस। और दूसरा पॉइंट है कंडीशनल। देखिए DA दो तरह से होता है, एक तो सेवा की शर्तों के अनुसार, एक सेवा की शर्तों के अनुसार नहीं हो। यदि रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए DA को वेतन का भाग माना जाता है तो सेवा की शर्तों के अनुसार उसको कंडीशनल या C से हम डिनोट कर देंगे। DA ब्रैकेट में लिख देंगे C का मतलब कंडीशनल रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए उसको वेतन का भाग माना जाता है, इसलिए उसको वेतन इसके पॉइंट ऑफ व्यू सीधी सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको पार्ट मानेंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज यदि कोई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में DA को हमेशा कंडीशनल मानते हैं, सेवा की शर्तों के अनुसार मानते हैं, क्योंकि उसको रिटायरमेंट पर DA का भी बेनिफिट मिलता है। इसलिए यहाँ सैलरी की डेफिनेशन में ये देखिए, इस पॉइंट से रिलेटेड मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन इसलिए नहीं कराऊंगा क्योंकि ये पॉइंट हर क्वेश्चन में आपके पास आएगा, इसलिए मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया। ये 3 पॉइंट हमेशा याद रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिडक्शन है। आज इस क्लास में हम इतना ही बताएंगे, रेस्ट नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे। थैंक यू।